नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसके कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूं एक बार फिर से कक्षा 10 के जो समकालीन भूगोल का जो पार्ट है, उसका जो कृषि वाला पार्ट है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी आपके हाफिली एग्ज़ाम में इसमें से आ भी सकते हैं। बिना ज़्यादा समय गवाए करते हैं शुरुआत और हल करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है? बच्चों ध्यान रखना, है और नहीं है ज़्यादातर आता है क्वेश्चन में, और आप और कॉन्फिडेंस में प्रश्न को गलत भी कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला है चावल, मोटे अनाज, चना या कपास। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा चना। चना है जो बच्चों रबी की फसल के अंतर्गत आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रबी की फसल हमेशा भारत के अंदर है जो सर्दियों के महीनों में यानी कि शीतकाल में बोई जाती है। इसके अलावा है जो इसमें आप गेहूँ भी बोते हैं इस समय में, ठीक है बच्चों, आप सरसों भी बोते हैं। ये आदि जो सभी फसलें हैं रबी की फसलें। इसके अलावा अगर बात करें चावल की, तो चावल की जो बच्चों वैसे तो ये खरीफ की फसल है, लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में है जो बच्चों ये वर्ष में 3 बार बोई जाती है, ठीक है। अमन, ओस और बोरो करके इसकी एक किस्म है, उसके हिसाब से 3 बार बोई जाती है। मोटे अनाज, इसे बच्चों अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है। और मोटे अनाज के अंतर्गत बच्चों है जो ज्वार, बाजरा, रागी और मक्के को इसके अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा है जो फाइबर होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। कपास भी है जो बच्चों खरीफ की फसल है, खरीफ के महीने में बोई जाती है और लगभग 6 माह बाद इसको काटा जाता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सी एक फसल फलीदार फसल है? मतलब कि कौन सी फसल है जो फली के रूप में पौधे पर पाई जाती है, बाकी जो सीधे बीज के रूप में मिलती है। और कौन सी फसल है जो फली के रूप में या एक जो पौधे पर फली होती है इस प्रकार की, उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है दालें। दालें जितनी भी है बच्चों, चाहे आप दालों के अंदर मूंग ले लो, आप मोठ ले लो, ठीक है बच्चों, आप अरहर ले लो, ये सभी दालें वो फली के रूप में पाई जाती है, ठीक है बच्चों। और जो इसकी बात करें बाद में, ज्वार और जो मोटे अनाज और तिल है, ये सब सीधे बीज के रूप में आपको पौधे के टॉप में के ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और दालों की अगर बात करें तो भारत है जो दाल उत्पादन और बच्चों उपभोग, यानी कि दाल को सर्वाधिक पैदा करने में और सर्वाधिक दालें खाने में भी है जो भारत है जो बच्चों प्रथम स्थान पर है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा अगर बात करें भारत के अंदर दालों का सर्वाधिक उत्पादन, तो भारत में जो है बच्चों सर्वाधिक दाल है जो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है जो सर्वाधिक दालें पैदा होती है। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है बच्चों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है आपका। ये जो प्रश्न जो भी लिए जा रहे हैं बच्चों आने वाले एग्जाम के हिसाब से और मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप इनका रिवीजन करें और इन्हें ध्यान से देखते रहे। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, गेहूं, कपास, जूट या चाय। जो सही उत्तर है बच्चों वो है जूट। जूट को सुनहरा रेशा और अंग्रेजी में इसे बच्चों बोला जाता है गोल्डन फाइबर, ठीक है बच्चों। जूट को बोला जाता है गोल्डन फाइबर। और जो ये जूट की जो कृषि है, ठीक है बच्चों, ये रेशेदार फसल के अंदर अंतर्गत आती है। जो रेशेदार फसलें होती है उसके अंदर इसकी गिनती की जाती है, ठीक हो। और रेशेदार फसलें की बात करें तो उसके अंदर देखो, एक तो जूट हो ही गया बच्चों आपके, ठीक है। इसके अलावा एक सन, ठीक है, जूट, सन और पटसन, ये जो है बच्चों ये सभी जो रेशेदार फसल के अंतर्गत आएंगे और इन्हें गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और दूसरी बात,
जो जूट है इसकी कृषि है जो बच्चों उस स्थान पर की जाती है जहाँ पर जो फ्लड यानी कि जो बाढ़ आती है, जो बाढ़ का पानी आता है वहाँ पर जब वह वापस निकासी हो जाती है उस स्थान की, वहाँ से जब वह खाली हो जाता है उसके बाद में जो उपजाऊ जमीन रहती है पीछे, ठीक है बच्चों, बाढ़ के पानी की जो उपजाऊ जमीन रहती है, उपजाऊ भूमि, उस पर है जो बच्चों जूट की कृषि की जाती है। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कौन किससे संबंधित है आपके। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है दहन कर्तन जो प्रणाली है कृषि की, उसको इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? दहन कर्तन प्रणाली को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? दहन कर्तन प्रणाली को इंडोनेशिया में कहा जाता है बच्चों लदांग। ठीक है, लदांग है, इसको इंडोनेशिया में कहा जाता है। और जो बच्चों कोनुकू कहा जाता है इसको वेनेजुएला में, और मसोले बोला जाता है बच्चों इसको ब्राजील में। ठीक है, और जो ये दहन और कर्तन प्रणाली है बच्चों इसको कहा जाता है अंग्रेजी में स्लश एंड बर्न कृषि एग्रीकल्चर, स्लश एंड बर्न कृषि। इसके अंदर होता क्या बच्चों, ये एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। किसका प्रकार है बच्चों? स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या बच्चों कि एक स्थान विशेष पर पेड़ों को है जंगल में काट दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उसके बाद जो भूमि निकलती है उस पर 1 या 2 साल तक या 3 साल तक लगातार, जब तक उसका उत्पादन कम नहीं होता तब तक है जो बच्चों वहां पर कृषि की जाती है। और कृषि की जाती है और इसकी वजह से जो जैसे ही वहाँ पर उत्पादन कम होने लगता है वो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर यह कृषि की जाती है। इसी का जो दूसरा रूप है जो भारत के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? भारत में इस पद्धति या इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कहा जाता है। जैसे अगर अपन बात करें पश्चिमी घाट की तो वहाँ उसे कुमारी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और जो उत्तरी पूर्वी जो अपने राज्य हैं बच्चों, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर इसे कहा जाता है क्या बच्चों, बता सकते हो आप? वहाँ उसे कहा जाता है झूम कृषि। क्या कहा जाता है बच्चों? झूम कृषि। और राजस्थान के अंदर स्पेशली इसे कहा जाता है वालरी। ठीक हो, ये जो स्थानांतरित कृषि है इसके अलग अलग रूप है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है इसके, और आप इनको नोट कर ले, ध्यान में रखें इन चीज़ों को कि ये आपके प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अखाद्य फसल है? अखाद्य फसल के बारे में आपको इसमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं, कपास, चावल, गेहूं और गन्ना। वो कौन सी फसल है जो मनुष्य खाता नहीं है, अपने खाने में काम में नहीं लेता है? तो वो इसका सही ऑप्शन बच्चों कपास। कपास है जो बच्चों एक वाणिज्यिक फसल है। ठीक है बच्चों, और रेशेदार भी कह सकते हैं, इसमें रेशेदार फसल का भी एक उदाहरण है। ठीक है, बाकी जो चावल, गेहूं, गन्ना है ये सभी है जो मनुष्य के खाने के यूज होती है, ये अखाद्य फसल के अंदर आएंगे। ठीक है, व्यापारिक जो फसलें होती है अखाद्य उसके अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न एक बार फिर जूट से संबंधित है, रेशेदार फसल से। जूट किस प्रकार की फसल है? अब इससे पहले आपको मैंने बताया कि जूट किस प्रकार की फसल है बच्चों, रेशेदार। इसके अंदर और कौन सी आएगी? कपास, जूट, सन। ठीक है बच्चों, ये जो है इसके प्रकार है, ये सभी क्या है, रेशेदार फसलें हैं। और इन फसलों से क्या तैयार की जाती है बच्चों? चटाई, बोरियां, और कपास से तैयार किया जाएगा बच्चों सूती वस्त्र। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो इनसे तैयार की जाती है। इसके अलावा रोपण फसल की बात करें, जो रोपण फसल है बच्चों ऐसी फसलें जिन्हें रोप तैयार करके किया जाता है, जैसे गन्ना, चाय हो गई, आपके कहवा हो गया। ठीक है बच्चों, चाय, गन्ना, कहवा और
केला, ये सभी आदि रोपण कृषि के उदाहरण है। दलहनी फसलें, दलहन के अंदर आपको मैंने बताया दालें वाली फसलें आएगी, ठीक है, दालें वाली फसलें इसके से मूंग, मोठ, ठीक है, अरहर, सोयाबीन, ये सभी क्या बच्चों सोयाबीन जो फसलें हैं दलहनी है। और बागबानी फसलें में आपको पता है बच्चों जो बागों के अंदर बोई जाती है, जैसे सेव, ठीक है, सब्जियां, ठीक है, उसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, काजू हो गए आपके, बादाम हो गए, और अन्य जो भी खाद्य फसलें हैं जो बागान में तैयार की जाती है वो बागानी फसलों के अंतर्गत आएगी। तो जूट किस प्रकार का उदाहरण है बच्चों? जूट है रेशेदार फसल का। अगला प्रश्न, ये वापस वहीं से आ गया घूम के प्रश्न कि झूम कृषि या झूम खेती क्या है? आपको मैंने बताया झूम क्या है भाई? झूम एक स्थानांतरित कृषि का रूप है, जो आपको मैंने इससे पहले भी बताया। झूम है जो झूम कृषि है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, या फिर कह सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ पर यह कृषि की जाती है। इसके अंदर एक स्थान पर जंगल को काट के साफ किया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है, और उसके बाद में वहाँ पर 1 साल 2 साल तक कृषि की जाती है कि जब तक उस कृषि में उस स्थान की उत्पादकता या उर्वरा शक्ति कम नहीं होती है तब तक वहाँ पे कृषि करते हैं। और जैसे ही वो उर्वरा शक्ति कम होती है उस स्थान को छोड़कर अगले स्थान पर है जो बच्चों स्थानांतरित कृषि की जाती है। ठीक है बच्चों। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो ऐसी फसलें बोई जाती है जिसको इंसान है जो बेचने के पर्पज से, इससे जो अधिक लाभ कमाने के पर्पज से कृषि करता है वो होगा रोपण कृषि। में आपको बता दिया इसके अंदर है जो बीज ने लगाकर पौधे की रोप तैयार की जाती है, और चाय गन्ना केला आदि हो ही गया। गहन जीविका कृषि, इसके बारे में अगला जो प्रश्न आएगा आपको उसके बारे में बताएंगे। गहन जीविका कृषि क्या होती है? गहन जीविका थोड़ा सा बता दें कि एक परिवार द्वारा एक छोटे से इलाके पर बहुत अधिक है जो श्रम और रासायनिक खादों का निवेश करके या खर्च करके जो कृषि की जाती है उसे क्या बोला जाएगा? गहन जीविका कृषि। अगला प्रश्न है आपके उत्पादन क्षेत्र से कि कपास उत्पादक के 2 प्रमुख राज्य, भारत के वो राज्य बताने जहां पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक तमिलनाडु, राजस्थान पंजाब, असम और मेघालय। तो बच्चों जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में है जो सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है। क्यों होता है बच्चों? अब ध्यान रखना, कपास के लिए क्या चाहिए भाई बच्चों? सबसे जो प्रमुख चीज है वो है काली मृदा। काली मृदा जिसे आप काली मृदा, चरनोजम, रेगुड़ मृदा आदि के नाम से भी जानते हैं, या लावा द्वारा निर्मित मृदा, बेसाल्ट मृदा। जहाँ काली मृदा अधिक होगी, ठीक है बच्चों, वहाँ पर जो कपास का उत्पादन भी अधिक होगा। और आपको जैसे पता ही है महाराष्ट्र और गुजरात का भी खास तौर पे सौराष्ट्र जो हिस्सा है वहाँ पर है जो सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे कपास का भी बहुत अधिक उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों। तो कपास के जो प्रमुख जो 2 उत्पादक राज्य हैं वो है महाराष्ट्र और गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके लघुतरात्मक प्रश्नों में है, जो 10 शब्दों या 15 शब्दों में देना होता है, वो है भारत की 2 मुख्य पेय फसलों के नाम। पेय फसलों के नाम, पेय फसल यानी कि जिसे आप पी सकते हैं, ड्रिंकिंग जो कॉप है उसके बारे में बताना, जिसे ड्रिंक कॉप बोला जाता है। तो उसके अंदर पहला एक चाय, एक कॉफ़ी, आप इसके लिए कहवा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये जो 2 फसलें हैं वो है जो मनुष्य लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव्य के रूप में इसको आप ग्रहण करते हैं। तो ये 2 प्रमुख पेय फसलें हो गई आपकी। अगला अच्छा प्रश्न है, कृषि क्या है? कृषि क्या है? कृषि क्या है? भूमि की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन और वानिकी की कला तथा विज्ञान। मतलब कि कृषि करना या खेती करना क्या है कि खेती के अंतर्गत एक भूमि का टुकड़ा होगा, उस पर मनुष्य क्या करेगा? उसकी जुताई करेगा। ठीक है, जुताई करेंगे, बाद में उसके अंदर फसलों की क्या करेगा? बुवाई करेगा। फसलों की बुवाई करेगा। ठीक है, फिर उसके साथ में ही बुवाई करेगा, और अगर बारिश हो रही है तो ठीक, नहीं तो उसमें क्या करेगा बच्चों? सिंचाई करेगा। ठीक है, उसके बाद उसके साथ ही
भारत के अंदर कृषि का रूप है कि भूमि की जुताई करेगा, फसलों को बुआई करेगा, सिंचाई करेगा तथा कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करेगा और साथ में ही वानिकी की कला, जो खेत होंगे अपने बच्चों, ठीक है, उसके अंदर आपने खेतों की जुताई कर ली, उसके अंदर हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा जो भी साधन है उसके द्वारा आपने बीजों की बुआई कर ली, सिंचाई करके उस फसल को उगा लिया। साथ ही साथ जहाँ अपन कृषि कर रहे हैं उसके पास में ही अपन क्या करेंगे, पशुपालन भी करेंगे। एशिया के अंदर ही ये रूप देखा जाता है, स्पेशली दक्षिणी एशिया में भारत, बांग्लादेश, चीन, जो भी खेतीहर किसान होते हैं वो साथ में पशु जरूर रखेंगे, चाहे गाय रखे, एक भैंस ही रखे, गाय बकरी कुछ भी, लेकिन वो पशु जरूर रखेंगे। तो भारतीय कृषि की विशेषता है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। साथ ही वानिकी की कला, जो खेत होगा उसके आसपास का इलाका होगा वहाँ पर प्रमुख या मुख्य जो लाभदायक जो पेड़ होंगे, ठीक है बच्चों, लाभदायक जो पेड़ होंगे उनको भी साथ में वो कार्य करेगा। आसपास के जो वातावरण में नए नए पेड़ भी लगाएगा जिससे उसके गाय भैंसों को चारा भी मिलता रहे और अच्छी औषधीय फसल भी तैयार हो और उसका वातावरण भी अच्छा रहे। साथ ही साथ विज्ञान, जो कृषि क्या है, भूमि की जुताई भी है, फसलों को उगाना है, बुआई भी है, सिंचाई भी, पशुपालन भी है, वनों का वृक्षारोपण भी है, वनों की जो वानिकी है वो भी है साथ में। और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से उन्नत बीजों का प्रयोग करके है जो बच्चों, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद का प्रयोग करके जो बच्चों वो खेती करेगा। तो सीधा साधा अर्थ हो गया है कि कृषि का मतलब है भूमि की जुताई करना, फसलों की बुआई करना, सिंचाई करना, साथ में पशुपालन तथा वनारोपण और वृक्षारोपण के साथ साथ है जो बच्चों विज्ञान का द्वारा भी है जो कृषि में उत्पादन को बढ़ाना ही कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि क्या है? एक परिवार के खर्च लायक खाद्यान्न उत्पादन करना निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन, जिंदा रहने के लिए जो जरूरी होती है बच्चों कि ऐसा काम करे कि केवल पेट भर जाए। अपने कहा जाता है कि अतरो काम को ना भाई, शाम को दो बगड़ या 2 रोटी मिल जाए और कांदो रोटी भी खा सका। अपनी मारवाड़ी में जो बोला जाता है कि इतना ही उत्पादन होता है कि पेट भरता है, उससे कोई अन्य लाभ नहीं होता। खेतों में इतना ही उत्पादन होता है कि केवल घर का, स्वयं का, परिवार का पेट भर सके, लेकिन इतनी नहीं हो कि वो बाजार में बेच के उससे कुछ अर्थ या धन भी कमा सके। तो निर्वाह कृषि उसे कहा जाता है जिसमें एक परिवार के खर्च लायक खाद्यान्न उत्पादन करना। एक खेत के अंदर से केवल उतना ही उत्पादन होता है जिससे 5 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य जो परिवार है उसका भरण पोषण हो सके। बस इतना ही उत्पादन जिससे पेट भर सके और जीवित रह सके, उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? निर्वाह कृषि या जीवन यापन कृषि। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। ये वही सवाल जो मैंने आपसे बताया था, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में दहन कर्तन कृषि को क्या कहा जाता है? जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें कहा जाता है, वहाँ दहन और जो कर्तन कृषि है उसको जो है बच्चों कहा जाता है झूम या झूमिंग कृषि। ठीक है बच्चों, झूम या झूमिंग कृषि। ठीक है, और ये जो है बच्चों स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है। किसका? स्थानांतरित कृषि का जो बच्चों है ये उदाहरण है। इसमें होता है क्या, आपको मैंने बताया, एक जंगल का इलाका होता है, वहाँ से उसको पेड़ों को साफ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जैसे उर्वरक शक्ति खत्म होती है तो नए जो स्थान है उसको चूज कर लिया जाता है, और उसी कृषि को है जो पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चों क्या कहा जाता है? झूम। ठीक है बच्चों, पूर्वोत्तर राज्यों में उसे झूम कहा जाता है, झूम कृषि। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये पूर्वोत्तर राज्य है, जितने भी अपने जो 7 सिस्टर कहा जाता है उन राज्यों की बात हो रही है ना, भारत के उत्तरी पूर्वी दिशा में है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित की जाने वाली किन्हीं 5 रोपण फसलों का उदाहरण दीजिए। मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि 5 रोपण फसलें या जो रोपण फसलों का उदाहरण है उनकी बात करते हैं। ऐसी फसलें जिन्हें बीज के द्वारा नहीं, रोप के तैयार किया जाता है। जो चाय की खेती की जाती है उसको जो पौधा होता है उसका कुछ हिस्सा, मान लो ये पौधा है बच्चों, ठीक है, ये पौधा है, तो इसको पौधे को है जो बीच में से काट लिया जाता है, जहाँ पर उसकी आई होती है, आई समझ रहे होंगे आप, मैंने बताया तो, जैसे कि जहाँ गांठ नहीं होती है बीच बीच में,
जहाँ से नई जो पत्ती फूटने की, टहनी फूटने का इलाका होता है, उस इलाके से उसको क्या कर लिया जाता है बच्चों, काट लिया जाता है। मान लो यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, इस प्रकार से को अलग अलग कर दिया जाता है और फिर उनको लगाया जाता है। वो होता है रोपण कृषि, या फिर उसका पहले जो रोप तैयार करके, डंठल से रोप तैयार करके फिर उसको उगाया जाता है। चाय हो गई बच्चों, इसी प्रकार से कॉफ़ी हो गई, रबड़, जो रबड़ का जो पेड़ होता है उसको भी जो रोप के ही तैयार किया जाता है अलग से, और गन्ना और केला, ये जो प्रमुख 5-6 फसलें हैं जो है भारत के अंदर रोपण कृषि का प्रमुख उदाहरण है। ध्यान रखना बच्चों, रोपण कृषि में बीज नहीं डाला जाता है, उसका जो पौधा होता है उसका एक पार्ट को अलग से तैयार किया जाता है नर्सरी में, फिर उसके बाद में उसको जब उसका मौसम होता है तो उसे खेत में या जो इलाका होता है उसके अंदर उसको रोप दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि के महत्व का उल्लेख कीजिए। भाई जैसे आप सभी को पता ही है, भारत है जो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर आधे से अधिक जनसंख्या है जो खेतों पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है और गांवों में रहती है। उनका प्रमुख है जो कार्य, प्राथमिक कार्य कृषि है। ठीक है बच्चों, तो उसका महत्व भारत जैसे देश में तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में कृषि के महत्व की बात करें तो भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मैंने आपको बताया 70% लगभग 60% के आसपास, जो 60 से प्लस जो व्यक्ति है सब कृषि कार्यों में लगे हुए। आप और हम भी, हमारे परिवार भी देखते हैं आसपास में कि ज़्यादातर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है फिर भी वो खेती ही जरूर करता है। तो ज़्यादातर काम क्या अपना कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि कार्य है जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात करते हैं कि व्यवसाय की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जो प्राथमिक व्यवसाय है, कृषि, खनन, ये सब प्राथमिक क्रिया में आता है। तो ये कृषि एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है और अपने लिए सबसे जरूरी भी है, और भारत के लिए और अपने देशवासियों के लिए, स्वयं के लिए सर्वाधिक क्या करता है, ये खाद्यान्न का उत्पादन करता है। ठीक है बच्चों, खाद्यान्न उत्पादित करता है। कृषि है जो प्राथमिक कार्य है, जो खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं, उसकी अनाज उत्पादन होता है, उसी की वजह से जो देश के जितने भी अन्य लोग हैं उनका पेट भरता है, और वो कार्य किसान ही करता है। कृषि विभिन्न उपयोगों के लिए उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कृषि से जो के अन्य उद्योग है उनके लिए कच्चा माल भी पैदा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कृषि उत्पाद है जो अन्य जगह भी काम आते हैं। देखो, कच्चा माल किस किस के लिए उत्पादित कर रहे हैं। आप बात करें वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है बच्चों, वस्त्र उद्योग के लिए क्या, कपास जरूरी है। कपास से ही उसको क्या मिल रहा है बच्चों, कच्चा माल। तो जो मिल वगैरह लगी हुई है उनके लिए कच्चा माल हो गया। आटा उद्योग के लिए, ठीक है बच्चों, आटा जो उद्योग है उसके लिए कच्चा माल, गेहूं कृषि से तैयार हो रहा है। ठीक है बच्चों, मैदे के लिए, बेकरी आइटम के लिए वहाँ उसके लिए, ठीक है बच्चों। और अगर बात करें उसके अलावा शक्कर, अगर आप शक्कर उद्योग लगा रखा है तो शक्कर का प्राथमिक जो कच्चा माल है क्या है बच्चों, गन्ना कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कृषि से। इस प्रकार से ऐसे अनेक उद्योग है उनके लिए जो कच्चा माल है जो कहाँ से मिलता है अपने को, कृषि से। इस प्रकार से जो कृषि है भारत में और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके अलावा देखो बच्चों, कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त कृषि उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है बच्चों, चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का निर्यात भी किया जाता है। भारत है जो मसालों के लिए वैसे भी शुरू से प्रसिद्ध रहा है, और भारत है जो सर्वाधिक मसाले का क्या करता है बच्चों, निर्यात। और आपको पता है अगर हम किसी वस्तु का निर्यात करते हैं दूसरे देश को तो उससे हमें क्या मिलता है, विदेशी मुद्रा। ठीक है बच्चों, विदेशी मुद्रा मिलेगी, और जितना अधिक व्यापार होगा उतनी विदेशी मुद्रा मिलेगी। और उसके अलावा जितना अधिक उत्पादन होगा उससे लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, रोजगार भी मिलेगा। और जो कृषक है, जो किसान है, उन्हें भी क्या होगा, इस चीज़ का बहुत अधिक लाभ होगा। ये है जो कुछ कृषि के महत्वपूर्ण जो तथ्य है जो भारत के हिसाब से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। और वैसे भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को है जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था माना गया है। अगर कृषि ना हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था है जो बूम या आगे नहीं बढ़ पाएगी। सर्वाधिक योगदान है जो बच्चों कृषि का है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। भारत के अंदर अगर अपन शस्य प्रारूप की बात करें, फसलों की बात करें, ठीक है, तो भारत के अंदर इसे कहा जाएगा बच्चों शस्य प्रारूप, चाहे आप कह लो शस्य के प्रकार या फसलों के
प्रकार, कृषि के प्रकार। जो भारत की जो कृषि है वो बच्चों ऋतु पर आधारित है। भारतीय कृषि किस पर आधारित है बच्चों? ऋतु पर, ऋतु पर आधारित है। ऋतु पर आधारित कैसे है बच्चों? ऋतु पर आधारित कैसे? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और जो शरदकालीन ऋतु होती है वो उस पर अपने 3 भागों में बटी हुई है। तो पहली जो प्रकार है वो है बच्चों रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है? शीतकाल। ठीक है बच्चों, अभी शीतकाल चल रहा है, अभी रबी की फसल की बुआई हो रही है। इन फसलों की बुआई है जो बच्चों, इनकी बुआई है जो अक्टूबर से दिसंबर तक, कई जगह आपको इसको मध्य अक्टूबर से दिसंबर तक भी मिलेगा। और मध्य की जाती है। इनको काटना कब शुरू किया जाता है? इन्हें काटा जाता है मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में है जो बच्चों इन्हें काट दिया जाता है। इसके बीच में जैसे अभी गेहूं की बात करें, अपने औसतन गेहूं अधिक बोते हैं अपने इलाके में यहाँ पर, तो गेहूं है जो अपन दीपावली के बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोते हैं, और होली के बाद मार्च अप्रैल के स्टार्ट में अपन इसको काट लेते हैं। ठीक है, और ये रबी की फसल के इसमें कौन कौन सी फसलें प्रमुख आती है? मैंने शुरू में बताया था, रबी की फसल में गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों। ठीक है बच्चों, ये सभी है जो प्रमुख रबी की फसलें हैं। और जो दूसरी फसल की बात करें बच्चों, तो दूसरी जो फसल है रबी के बाद में खरीफ। कौन सी फसल है बच्चों? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है बच्चों, वो बोई जाती है मानसून के आगमन के साथ। जैसे ही भारत में मानसून की एंट्री होती है बच्चों, और उसी समय है जो इस फसल को बोया जाता है। तो मानसून की आगमन के साथ ही जून जुलाई में, कौन से महीने में बच्चों? मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में इसको बो दिया जाता है, और सितंबर अक्टूबर के महीने में इसको काट लिया जाता है। इसको बोई कब जाती है बच्चों? ये जून जुलाई के महीनों में, और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ की फसल कहलाती है। और जो प्रमुख फसलें हैं बारिश के मौसम में कौन सी बोते हैं बच्चों अपन? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें। ठीक है, उसके अलावा दालों में सभी आ गई। ठीक है बच्चों, जो भी अब मूंग, मोट वगैरह है वो बोते हैं। तो ये हो गई खरीफ की फसल। इसके अलावा एक फसल और है बच्चों, जब उसे कहा जाता है जायद की फसल। कौन सी फसल बच्चों? जायद की फसल। ये जो जायद की फसल है, ये रबी की फसल काटने के जस्ट बाद में, जो अप्रैल में काट लेते हैं, मई जून का जो महीना होता है उसके अंदर बोई जाती है। मई और जून में बोई जाती है। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल कम समय के लिए बोई जाती है। इसके अंदर कौन सी फसलें होती है प्रमुख? खीरा, ककड़ी और खरबूजा, तरबूज। ठीक है, और पशुओं के लिए हरा चारा। जैसे ही मानसून आता है ये फसलें हटा दी जाती है, और वापस है जो खरीफ की फसल बो दी जाती है। जो प्रमुख फसलें हैं भारत की है। ठीक है बच्चों, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को ध्यान से देखते रहे, साथ साथ में दिमाग लगा के एक जगह स्थिर करके इधर से उधर ना डोले, मन को स्थिर रखने का प्रयास करें, जो आगे आपके काम भी आएंगे। अगला जो प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है। ठीक है, निबंधात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, कि गेहूं की खेती के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होनी जरूरी है। मतलब कोई भी फसल बोई जाती है तो उसके लिए उस स्थान का वातावरण, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का जल, ठीक है, कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी बारिश की आवश्यकता, उन सभी चीज़ों को देख के ही अपन है जो कृषि करते हैं या खेती करते हैं, किस चीज़ को बोते हैं। तो यह प्रश्न है कि भाई गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। गेहूं की खेती के लिए जो औसत तापमान की आवश्यकता होगी वो होगी 10 से 25 डिग्री। गेहूं को बोते समय, जब गेहूं बोया जाएगा उस समय है जो 10 डिग्री तापमान होना चाहिए। ठीक है, और इस फसल को पकते समय, जब ये पक जाए, पकते समय है जो बच्चों 25 डिग्री का तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 10 डिग्री, यानी कि अधिक ठंड की आवश्यकता होगी। कितनी? ठंड की। और पकते समय सूर्य की रोशनी, यानी कि
ताप की जरूरत होगी। गेहूं पकने में जल्दी समय लगे, उपयुक्त रहता है। तापक्रम बढ़ना बहुत लाभदायक होता है। जैसे जैसे बोते समय कम और जैसे जैसे पकेगी, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वो फसल के लिए अच्छा होता है। इसकी खेती के लिए समान रूप से, इसकी खेती के लिए बच्चों समान रूप से वितरित, यानी वर्षा की बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कृषि की जा सकती है। इसकी खेती के लिए जो मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी में चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। और एक चीज़ बच्चों, मावट, शीतकालीन वर्षा जो होती है बच्चों, जो सर्दियों में होने वाली वर्षा होती है, वो है जो इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत तुलना या अंतर। प्रारंभिक जीविका जो निर्वाह कृषि होती है, यानी कि परंपरागत रूप से जो बच्चों हम खेती करते हैं, ठीक है, जिससे केवल इतना ही उत्पादन होता है जिससे कि घर का पेट भर सके, ठीक है। और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, वाणिज्यिक कृषि में कोई भी कृषि है, कोई भी फसल है जो बहुत बड़े भूभाग पर बोई जाती है, ठीक है, अधिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है और उस फसल को बोने का उद्देश्य होता है कि किसान अधिक से अधिक मार्केट में बेच के उसको लाभ कमा सके, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसके दोनों में अंतर क्या है। प्रमुख जो प्रारंभिक जीविका कृषि है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में आदिम औजारे और लकड़ी के हल, डाव आदि से खुदाई करके और अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ खेती की जाती है, ठीक है, और समुदाय की सहायता ली जाती है। जबकि वाणिज्यिक कृषि के अंदर क्या होता है बच्चों, आधुनिक निवेश, जैसे अधिक पैदावार करने वाले हल, बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन लिया जाता है जिससे कि फसल खराब ना हो। अगला प्रश्न है बच्चों, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जहां पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पे कम क्षेत्र पर अधिक से अधिक रासायनिक खाद, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके कम क्षेत्र से अधिक उत्पादन लिया जाता है, वो कहलाएगा बच्चों गहन जीविका कृषि। इसमें आदमी का, व्यक्ति का श्रम भी अधिक लगता है, उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए अधिक जैव रासायनिक जो खाद होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है और उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, जैसे भारत, चीन, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि जो देश है उनके अंदर ये की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभुत्व। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। भारतीय कृषि को विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है क्योंकि इन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। भारत के अंदर जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया चली उससे कृषि पर बहुत ही अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कारण क्या है, जो भारत में कृषि का विश्व के विकसित देशों के मुकाबले असमर्थ है उनका जो कंपटीशन करने के मामले में, क्योंकि वहाँ पर जो उनके देश है वो कृषकों को अधिक सुविधाएं देते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। कृषि में नवीन तकनीकों का प्रयोग, विदेशों में कृषि का नवीन तकनीकों का प्रयोग होता है, लेकिन भारत में वही नवीन प्लस आधी नई और आधी पुरानी परंपरागत कृषि, मिश्रित कृषि की जाती है। इसकी वजह से श्रम अधिक लगता है, समय अधिक लगता है और उत्पादन कम होता है। विदेशों में नए और उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, जबकि भारत में ये बहुत ही कम होता है। हर बार हम फसल बोते हैं तो घर पे जो पुराना बीज पड़ा रहता है उसी को यूज़ करते हैं, जबकि हमको मार्केट से नया बीज लाना चाहिए जिससे उत्पादन अधिक हो। निर्वाह कृषि का व्यापारी कृषि में बदलना। जो भारत के अंदर जो निर्वाह कृषि थी उसको व्यापारी कृषि में बदल दिया। जैसे अगर अपन बात करें निर्वाह कृषि को व्यापारी कृषि में बदलना, इसका उदाहरण देखें तो चावल जहाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्य है जैसे असम हो गया और उसके पास में जो इधर बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, ये जो 3 राज्य है वहाँ पर चावल की खेती वर्ष में 3 बार की जाती है, लेकिन केवल निर्वाह करने के लिए, केवल पेट भरने के लिए। लेकिन इसी चावल की कृषि को है जो बच्चों पंजाब में बोया जाता है, जबकि पंजाब का ये खाद्य जो परंपरागत खाद्य पदार्थ या खाद्य फसल नहीं है। पंजाब में इसकी खेती की जाती है बच्चों व्यापारी कृषि के लिए। फसल को कैसे बोया जाता है, व्यापार के उद्देश्य। तो ये भी एक भारतीय कृषि की है जो वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण है, जो प्रभाव पड़ा इस पे कि पंजाब के अंदर चावल की खेती की जा रही है, जबकि पंजाबी लोगों का ये प्रमुख खाद्यान्न नहीं है। जबकि इसी को
पश्चिम बंगाल, बिहार, असम के अंदर खाद्य फसल के रूप में काम में लिया जा रहा है। अगला है जो इसका इम्पोर्टेंट महत्व है, कृषि उत्पादों को विदेशी व्यापार में वृद्धि। पहले जो खेती की जाती थी जीवन निर्वाह के लिए, अभी वर्तमान में जो वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय कृषि पर यह पड़ा है कि अपन क्या कर रहे हैं, कृषि उत्पादों का विदेशों में व्यापार कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न जो बताए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पूरा ध्यान लगाकर पढ़े, इन्हें समझें और आगामी परीक्षा की तैयारी करें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी कि जो भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं उनकी पूरी तल्लीनता गहनता के साथ इसको ग्रहण करने का प्रयास करें। मिलते हैं ऐसे ही एक रोचक नए प्रश्नों के संकलन के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।